নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভির সঙ্গে রয়েছে আমি শয়নালী। শুরু করছি আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান ডাক্তার বলছেন। আর ডাক্তার বলছেন আজ আমাদের যে বিষয় নিয়ে আলোচনা তা হলো নিউরোলজিক্যাল প্রবলেমস, এবং এই আলোচনা নিয়ে আমরা অবশ্যই আজ স্টুডিওতে পেয়েছি আমরা অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাইয়ের নিউরোলজিস্ট ডক্টর श्रीकांत श्रीनिवासन के। আপনাকে স্বাগত জানাই डॉक्टर श्रीनिवासन, आपको वेलकम बोलते हो हमारे जो ये प्रोग्राम है। अच्छा डॉक्टर श्रीनिवासन, ये जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, क्या क्या डिसऑर्डर्स होता है इसमें, और ये एक्चुअली ये न्यूरोलॉजी होता क्या है? न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जब हम बोलते हैं इसमें शामिल होते हैं पहले सिर से ब्रेन नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक अंग है, और नीचे आने में थोड़ा स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं ना, जो सुषुम्ना बोलते हैं ना हिंदी में, वो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रांच होने वाला नर्व्स बोलते हैं, और क्रेनियल नर्व्स, और नीचे आने हाथ और पैरों तक आने वाला नर्व्स, उस सारा चीज़ को हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये सारा मिलकर, और ये नर्व्स को सप्लाई करने वाला मसल्स होते हैं ना, मांसपेशियाँ, ये सारा मिलकर ही नर्वस सिस्टम होते हैं। ये सारा डिसीज़ेस को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, नहीं तो नर्वस सिस्टम डिसीज़ेस हम बोलते हैं मेडिकल पार्लेंस में। और इसमें जो माइग्रेन का प्रॉब्लम है, ये माइग्रेन का प्रॉब्लम कैसे आता है? माइग्रेन जो हेडेक में बहुत कॉमन होते हैं, माइग्रेन ही मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस और दुनिया में। मगर माइग्रेन बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है। दो माइग्रेन से बहुत ज़्यादा लोग अफेक्ट होते हैं। ये माइग्रेन तो सीरियस बीमारी नहीं होते हैं। इस दुनिया में 7 में 1 आदमी माइग्रेन से पीड़ित हुए हैं। सो कम से कम 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग माइग्रेन से पीड़ित होते हैं। सो माइग्रेन मोस्टली एक सिक तरह के हेडेक होते हैं। हेडेक के अलावा माइग्रेन के सिम्टम्स होते हैं वॉमिटिंग, लाइट और साउंड बर्दाश्त करने में दिक्कत होते हैं। कुछ लोगों को स्मेल बर्दाश्त करने में दिक्कत होते हैं। कुछ 25% माइग्रेन पेशेंट्स को हेडेक से पहले 15-20 मिनट से पहले आंखों में थोड़ा तकलीफ होते हैं, जैसे लाइट देखने में पैटर्न्स देखते हैं, उसके बाद हेडेक होते हैं। बहुत कम लोगों में ये माइग्रेन सीरियस बात होते हैं, जैसे पैरालिसिस जैसा, नमनेस, सोनापन जैसा आकर इनको थोड़ा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं माइग्रेन पेशेंट्स को। अच्छा, तो बहुत लोग में ये जो हेडेक भी होता है आपने कहा, तो वो लोग समझेंगे कैसे कि कौन सा हेडेक है और कौन सा माइग्रेन है? माइग्रेन हेडेक थोड़ा मॉडरेट और सिवियर, उनका हेडेक का सिवियरिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। और हेडेक के अलावा और अन्य सिम्टम्स भी होते हैं, जैसा उनका उल्टी करना जैसा भी होता है। वो हेडेक आने के वक्त इनका रूटीन काम करने में थोड़ा दिक्कत हो है, रेस्ट करना पड़ता है उन माइग्रेन पेशेंट्स को। और आवाज़ नॉइज़ बर्दाश्त करने में, थोड़ा ब्राइट लाइट्स देखने में थोड़ा दिक्कत हो जाते हैं। और इनके लिए सेट ऑफ ट्रिगर्स हो जाते हैं, जैसे क्या करने से माइग्रेन होता है वो भी जानना पड़ेगा माइग्रेन पेशेंट्स को। जैसे पिछले रात ठीक से नहीं सो पाते हैं तो अगले दिन माइग्रेन हो जाता है। भूखे रहने से माइग्रेन हो जाता है, धूप में जाने से, स्ट्रेस लेने से। कुछ लेडीज़ को मेंसेस के टाइम से माइग्रेन हो जाते हैं। और कुछ खाने चीज़ें से, जैसे चॉकलेट, कॉफ़ी, चीज़, चाइनीज़ फूड जिसमें अजिनोमोटो नहीं तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होते हैं, मतलब जो इरेगुलर फूड हैबिट्स है वो भी इसको क्या बढ़ा सकते हैं? यस, बहुत देर से लेट खाने से, फास्टिंग करने से हो जाते हैं। सो वो नंबर 1 है। कुछ लोगों को कुछ स्पेसिफिक खाने से भी ये माइग्रेन आ सकता है। अच्छा, तो कैसे वो ये मैनेज करेंगे? जब माइग्रेन कभी कभी आ जाता है तो उस वक्त कुछ पेन किलर से, नहीं तो माइग्रेन स्पेसिफिक मेडिसिन जैसे ट्रिप्टान जैसा बोलते हैं, उससे काम चलेगा। बहुत फ्रीक्वेंटली जब माइग्रेन आते हैं ना, उस वक्त उनको प्रिवेंटिव मेडिकेशन, जो माइग्रेन को रोकने वाले मेडिसिन से रोज़ देना पड़ता है, उसको प्रिवेंटिव मेडिकेशंस करते हैं। बहुत सारे लोग को जब फ्रीक्वेंटली हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार आता है, जैसे एक बार आए तो बहुत देर तक माइग्रेन रहता है, हेडेक रहता है, उस लोगों के लिए रोज़ लेने वाला प्रिवेंटिव मेडिकेशन कुछ
महीनों के लिए, नहीं तो कुछ सालों के लिए प्रिवेंटिव मेडिकेशन देना पड़ते हैं। उसके लिए बहुत सारे चॉइसेस है। कौन सा মেডিকেশন किस পেশেন্ট को सूट करेगा वो देखकर वो মেডিসিন প্রেসক্রাইব करना पड़ेगा। একেবারে, অর্থাৎ আমাদের দর্শকরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এই যে হেডেক এবং মাইগ্রেন, এই দুটো সমস্যা কিন্তু একটু হলেও ভিন্ন, অবশ্যই সেখানে ভিন্নতা আছে। এবং মাইগ্রেনের যে সিমটমসগুলো ডক্টর শ্রীনিবাসন আপনাদের জানালেন, অবশ্যই সেই সিমটমস যদি আপনাদের হয়ে থাকে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। डॉक्टर श्रीनिवासन, जो मैं पूछना चाहूंगी इस बारे में आपको कि ये जो न्यूरोलॉजिस्ट के पास कब जाना चाहिए लोगों को? जब नॉर्मल ऑर्डिनरी पेन किलर्स है, बहुत सारे लोग हेडेक आते हैं तो डार्ट लेते हैं, पैरासिटामोल, डोलो लेते हैं, नहीं तो कुछ मेफ्टाइल जैसा नॉर्मल पेन किलर्स लेते हैं ना, उस पेन किलर से उनको रिलीफ नहीं मिलता है, नहीं तो बार बार आना शुरू होता है इनको माइग्रेन से, बहुत ज़ोर से हेडेक, सिवियर हेडेक आ जाते हैं ना, उस वक्त उनको जाना पड़ता है। नहीं तो कुछ अजीब जैसा सिम्टम्स आ जाते हैं, नहीं तो विजन में थोड़ा दिक्कत होना शुरू होना, नहीं तो कुछ और सिम्टम्स आ जाते हैं, तो वही सिम्टम है कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर उनका सोल्यूशन भी लेना वही इंडिकेट करता है। इसमें लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स क्या होता है? मेडिसिन के अलावा कुछ लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स भी माइग्रेन के लिए अवेलेबल है। एक तो महीने में एक बार डालने वाला इंजेक्शन कुछ वो अभी भी अवेलेबल है, और बोटॉक्स इंजेक्शन जो कॉस्मेटिक इंडिकेशंस के लिए बोटॉक्स इंजेक्शन अवेलेबल, वो माइग्रेन के लिए, वो बार बार आने वाला माइग्रेन के लिए वो बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। मगर वो बोटॉक्स इंजेक्शन हर 3 या 4 महीने स्कैल्प में कुछ प्लेसेस में देना पड़ेगा। एक नर्व स्टिमुलेटर भी आ गया जो टेंस मशीन जो नर्व पेरिफेरल नर्व पेन के लिए यूज़ करते हैं ना, सो वही जैसा यहाँ पर भी लगवा सकते हैं। वो ये सारा न्यूवर मेडिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा पेन है, जो कुछ लोगों के लिए जब हेडेक शुरू होते ही वही इनको थोड़ा वॉमिटिंग भी आ जाएगा, और कोई टैबलेट नहीं ले सकते हैं ना, उस पेशेंट्स के लिए टंग के, जीभ के ऊपर नहीं तो जीभ के नीचे रखने वाला जैसा वो फिल्म टैबलेट जैसा भी मेडिसिन है, उनके लिए इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो घर में ही आप टैबलेट को जीभ के ऊपर रख सकते हैं। इस तरह की मेडिसिन में भी और डिलीवरी मेथड्स में भी थोड़ा बहुत एडवांसमेंट्स आ गए हैं। अच्छा डॉक्टर श्रीनिवासन, हम देख सकते हैं कि अभी एपिलेप्सी और फीट जो ज़्यादातर कॉमन हो गया है इंडिया में, तो इसको लेकर मिसकॉन्सेप्शंस क्या होता है, और वो भी जानना चाहूँगी कि ये होता क्यों है? एपिलेप्सी के लिए बहुत सारा, एक तो बर्थ डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए तो लाइफ लॉन्ग एपिलेप्सी उस बच्चों के लिए हो सकता है। हेड इंजरीज, ब्रेन इन्फेक्शन जैसा हुए तो उनका असर भी तो बहुत सालों के बाद एपिलेप्सी होता है। बट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में एपिलेप्सी के लिए कुछ कॉज हम पता नहीं कर सकते। सो एपिलेप्सी का मिसकंसेप्शंस आपने पूछा ना, एपिलेप्सी के मिसकंसेप्शंस, बहुत सारे लोग समझते हैं कि एपिलेप्सी के लिए पूरा इलाज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। वो 80% तक पेशेंट्स के लिए वो 3 या 4 साल दवा देकर एपिलेप्सी को पूरा का पूरा हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा। सो कुछ परसेंटेज लोगों के लिए इधर उनको पूरा जीवन ये टैबलेट खाना पड़ेगा, नहीं तो एपिलेप्सी कंट्रोल नहीं होगा। उस परसेंटेज 10-15% लोगों के लिए एक छोटा सा सर्जरी करके एपिलेप्सी को कम्प्लीटली क्योर सकते हैं। सो ये बहुत सारा एडवांसमेंट्स है। नहीं तो एक नर्व स्टिमुलेटर हम डाल सकते हैं। बहुत नए मेडिसिन, इफेक्टिव मेडिसिन आ गए आज का ज़माने में, वो दे सकते हैं। बहुत सारा एडवांसमेंट्स है। एपिलेप्सी वो कंटेजियस डिसीज़ नहीं है, एक फैमिली में आने वाला डिसीज़ नहीं है, पूरा का पूरा इलाज करके उनको क्योर कर सकते हैं। बहुत सारा मेडिसिन ये टोटली क्यूरेबल है। ओके ডক্টর শ্রীনিবাসন, আমাদের দর্শকরাও নিশ্চয়ই তারাও জানতে চাইবেন, তারাও নিশ্চয়ই এই অভিজ্ঞতা তাদের বিভিন্ন সময় হয়ে থাকে। আমরা দেখেছি যে পাবলিক প্লেসে প্রচুর এইরকম মানুষদের তাদের কিন্তু এই ফিট বা एपिलेप्सी তাদের হয়ে থাকে। जब पब्लिक प्लेस में ये फिट और एपिलेप्सी होता है तो तब क्या करना चाहिए? तो पहला फर्स्ट एड क्या, जो एपिलेप्सी पेशेंट्स जर्क हाथ पैर हिलते हुए वो गिर जाएंगे ना, सो गिरने के पहले उनको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि चोट नहीं पड़े उनके हाथ में। सो धीरे धीरे उनको एक फ्लैट सरफेस में उनको लेटने के लिए उनको अलाउ करना पड़ेगा।
एक साइड टर्न करके उनको लेटना पड़ेगा, क्योंकि जो मुंह से थोड़ा सलेवा निकलता है ना, वो सारा ड्रेन होने के लिए जो टाइट क्लोथ्स नेक के अराउंड नहीं तो बॉडी के अराउंड है तो उसको थोड़ा लूज करना पड़ेगा। और एपिलेप्सी शुरू होने के बाद वो मुंह थोड़ा टाइट हो जाएगा। वो शुरू होने के बाद जो जीभ थोड़ा कट जाएगा ना, उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ मत करना आप। तो मुंह को और दांत को आप कभी भी ओपन नहीं कर सकते, उसको ट्राई करें तो वो दांत भी थोड़ा जाएगा, इसीलिए थोड़ा वो कभी भी फिंगर नहीं तो एक क्लॉथ को कचीफ को नहीं तो एक स्पून जैसे कुछ मत डालिए मुंह में। सो जेंटली उनको सपोर्ट कीजिए, मगर हाथ पैर में थोड़ा दबाव मत डालिए, क्योंकि आपको दबाव से एपिलेप्सी नहीं रोकेगा। सारा फिट 5 या 10 मिनट के अंदर अपने आप रुक जाएगा, इसलिए रुकने के वक्त तक आप पेशेंट के साथ ही रहिए। वो पूरा जो जर्क खिंचाव स्टॉप करने के तक, उसके बाद ही उनको मुंह में थोड़ा पानी जैसा पीने के लिए पानी देना पड़ेगा। और होश आने तक, होश कंप्लीटली रिटर्न आने तक पेशेंट के साथ ही रहिए, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन से वो थोड़ा चिल्ला सकता है, थोड़ा हाथ पैर इसका चला सकता है। पूरा होश आने तक पेशेंट के पास रहिए। ये 5 या 10 मिनट के बाद भी ये खिंचाव नहीं रोकता है, उसके बाद आपको हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा पेशेंट्स को। আগে বাড়ি আমরা দেখে থাকি যে এপিলেপসির পাশাপাশি স্ট্রোক, এই স্ট্রোক জিনিসটাও কিন্তু বর্তমানে যথেষ্টই কমন একটা সমস্যা হয়েছে, এবং অবশ্যই এই যে স্ট্রোক কি কারণে হয়ে থাকে এবং তার কি কি প্রিভেনশনস রয়েছে সেই বিষয়ে আমরা কথা বলবো। डॉक्टर श्रीनिवासन, हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रोक होता है, ये स्ट्रोक भी बहुत कॉमन होता जा रहा है इंडिया पे, तो ये स्ट्रोक को कैसे प्रिवेंट करना चाहिए और ये स्ट्रोक होता क्यों है? स्ट्रोक होता है 2 रीज़न से। एक रीज़न और ब्रेन को ब्लड सप्लाई, ब्लड होने वाले ब्लड वेसल्स में ब्लॉक होना बहुत सारा कारण है। 85% स्ट्रोक्स यही इस कारण से होता है। 50% स्ट्रोक्स ये ब्लड जाने वाला ब्लड वेसल्स है ना, वो बर्स्ट होकर खून निकालना दूसरा कारण है। सो इस एक कौन से रीज़न से ऐसा होता है? एक तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होने से ये सब होता है, दूसरा डायबिटीज से ये सब होता है, तीसरा होता है हाई कोलेस्ट्रॉल से होता है, फोर्थ रीज़न हार्ट प्रॉब्लम होने से हार्ट में थोड़ा क्लॉट फॉर्म हो जाएगा। जब हार्ट का रिदम ठीक नहीं है तो उससे क्लॉट हार्ट से ब्रेन से निकाल कर ये सब हो सकता है। स्मोकिंग करने से, ज़्यादा दारू पीने से ये सब हो सकता है। सो बहुत कुछ छोटे % लोगों से जो हेरिडिटरी तकनीक से, नहीं तो कुछ कारण से जैसा प्रेगनेंसी के बाद, नहीं तो डिलीवरी के बाद, कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और कुछ दवाई लेने के बाद ब्लड का क्लॉटिंग टेंडेंसी थोड़ा ज़्यादा होगा, उस कारण से भी ब्रेन का स्ट्रोक हो सकता है। मगर मेजर रीजंस क्या है ना, तो अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, यही मेजर रीजंस है। रिस्क फैक्टर्स क्या होता है जिनको हाइपरटेंशन और डायबिटीज होता है? या सो हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, अल्कोहल, फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक, कार्डियक प्रॉब्लम्स, ये सब कंट्रोल में रखने से रिस्क ज़्यादा नहीं है। बहुत अनकंट्रोल्ड है तो स्ट्रोक होने के लिए बहुत रिस्क ज़्यादा है। और इसमें जो फर्स्ट साइंस होता है, ये साइंस क्या होता है डॉक्टर श्रीनिवासन? वो साइंस एक छोटा सा एक्रोनिम है, ओके, बी फास्ट जैसा। ओके, बी का मतलब है बैलेंस, ई का मतलब है आई साइंस, एफ का मतलब है फेस, ए यानी आर्म, एस यानी स्पीच, सो टी यानी टाइम, और बी फास्ट याद रखिए। इसमें थोड़ा अचानक कुछ चेंजेस आ गए तो ये स्ट्रोक हो सकता है। ओके, बैलेंस में कोई आई में थोड़ा डिविएशन हो गया, नहीं तो आर्म और हैंड्स और लेग्स में थोड़ा वीकनेस आ गया, अचानक बोलने में थोड़ा अचानक थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, मुंह एक साइड में थोड़ा डिविएशन हो गया, इसमें कुछ है, अचानक ये सब सिम्टम्स आ गए तो ये स्ट्रोक का सिम्टम्स हो सकते हैं। सो इसका मतलब है कि आप नियरेस्ट बड़े हॉस्पिटल के इमरजेंसी आपको कितने जल्दी आप जा सकते हैं तो उतना जल्दी आपको जाना पड़ता है। और डॉक्टर्स के पास जाने के पहले डॉक्टर श्रीनिवासन तब क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो अचानक होता है? या
सो डॉक्टर के जाने पहले आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि एक स्ट्रोक ब्लॉक से हुआ है, नहीं तो ये इसलिए ब्लीडिंग हुआ है। से हुआ हाँ, है। हाँ। इसलिए आपको एस्पिरिन कुछ मत दीजिए आप। अच्छा। पहला आप जितने जल्दी आप इमरजेंसी में, बड़े हॉस्पिटल के इमरजेंसी में, क्योंकि ये बड़े हॉस्पिटल याद रखिए, क्योंकि एक इंजेक्शन देना 4 घंटे के पहले, 4.5 घंटे के पहले इंजेक्शन देना एक क्लॉट को कंप्लीटली डिजॉल्व होकर स्ट्रोक को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसीलिए आपके नियरेस्ट बड़े हॉस्पिटल में जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तुरंत आपको बड़े हॉस्पिटल के इमरजेंसी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर श्रीनिवासन, व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स ऑफ दैट डिजीज? स्ट्रोक के लिए एक इंजेक्शन 4.5 घंटे के अंदर इंजेक्शन देना वो बहुत एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट है। अच्छा। अगर थोड़ा देर हो गया, हाँ। 6 घंटे हो गया, 8 घंटे हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बड़े हॉस्पिटल जाकर जैसे एंजियोग्राम करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं हार्ट अटैक के लिए, उस तरह स्ट्रोक के लिए भी एक क्लॉट रिमूवल कर सकते हैं। उसके मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं। एंजियोग्राम करके ब्रेन के आर्टरीज में कहाँ पर ब्लॉक होता है, वो ब्लॉक को आइडेंटिफाई करके उस क्लॉट को निकालने का टेक्निक को मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं। वो बड़े बड़े हॉस्पिटल, अपोलो जैसा बड़े हॉस्पिटल में आजकल करते हैं। वो ट्रीटमेंट थोड़ा 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे तक भी वो कर सकते हैं आप। सो वो ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में अभी कर रहे हैं। वो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स है। और कुछ सर्जरी भी कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स में भी कर सकते हैं। वो बहुत एडवांसमेंट्स है स्ट्रोक के लिए। डॉक्टर श्रीनिवासन, हम जानते हैं कि ये न्यूरोलॉजिकल पार्ट में पार्किंसंस भी एक डिजीज होता है। ये पार्किंसंस क्या होता है? पार्किंसंस एक नया बीमारी नहीं है। आयुर्वेद में उसको कंपवात बोलते हैं। अच्छा, हाथ पैर कांपना, जो वही इसका पहला सिम्टम है। ऐसा हाथ पैर कांपना इनका पहला सिम्टम है। इसके अलावा इनको पेशेंट्स को थोड़ा हाथ पैर स्लो हो जाते हैं, चलने में थोड़ा दिक्कत हो जाते हैं, कुर्सी से बेड से उठने में थोड़ा दिक्कत हो जाते हैं, टर्न करने में थोड़ा दिक्कत हो जाते हैं, स्पीच थोड़ा स्लो हो जाता है। ये सारा कॉन्स्टलेशन ऑफ सिम्टम्स पार्किंसंस के लक्षण हो जाते हैं। ये ब्रेन में एक डोपामिन जैसा एक केमिकल, उसका प्रोडक्शन थोड़ा कम हो गया तो ये पार्किंसन डिजीज रिजल्ट हो जाते हैं। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन क्या होता है डॉक्टर श्रीनिवासन? पार्किंसन के लिए कुछ सालों तक, 10-15 साल तक सिर्फ मेडिसिन लेकर ही ट्रीटमेंट चल रहा था। अच्छा। सो 15 साल पहले एक डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जैसा एक नया माइनर सर्जिकल टेक्निक शुरू किया। वो क्या होता है, जैसे हार्ट के लिए पेसमेकर जैसा लगाते हैं लगाता है, हाँ। सो हार्ट पेसमेकर जैसा ब्रेन में भी डीप पार्ट में एक पेसमेकर जैसा एक इलेक्ट्रोड डालकर बाहर से उस पार्ट को, डीप पार्ट ऑफ द ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। इलेक्ट्रोड डालकर बाहर से एक छोटा सा होल क्रिएट करके उस इलेक्ट्रोड को डीप पार्ट ऑफ द ब्रेन में डालकर बाहर से स्टिमुलेट करते हैं। उसका नाम है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। सो वो स्टिमुलेट करने से वो हाथ पैर कांपना, स्लोनेस, स्टिफनेस, चलने में दिक्कत, वो सब ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स को ये पूरा का पूरा मेडिसिन भी वो छोड़ सकते हैं। तो इस टेक्निक का नाम है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। ये आप जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बोल रहे हैं, ये अफोर्डेबल है? अफोर्डेबल, थोड़ा एक्सपेंसिव है, मगर ये वन टाइम प्रोसीजर होता है। अच्छा। उसके बाद बहुत सारे पेशेंट्स मेडिसिन भी थोड़ा कम कर सकते हैं। 25% पेशेंट्स कंप्लीटली मेडिसिन छोड़ सकते हैं। तो इन द लॉन्ग टर्म वो सब कॉस्ट भी थोड़ा कम हो जाता है। इनको वन टाइम कॉस्ट होता है, रिकरिंग कॉस्ट नहीं होता है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। किस स्टेज पे जाके ये ट्रीटमेंट होता है? प्रिडोमिनेटली या यंगर पेशेंट्स में करते हैं, जो अच्छा। 65-70 के नीचे होते हैं। हाँ। उनको कोई और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए। हाँ। जैसा हार्ट प्रॉब्लम्स, जैसा साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, और उनको मेडिसिन का रेस्पॉन्सिवनेस थोड़ा रहना चाहिए। अच्छा। डिमेंशिया, मेमोरी प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। हाँ। सो और कांपना और भी थोड़ा रहना चाहिए। इस कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तो उनको डीबीएस हम कर सकते हैं। ये डिमेंशिया जो आप बोल रहे थे, ये डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया भी एक पुराना बीमारी है। और डिमेंशिया को चित्तनाशा बोलते थे आयुर्वेद में। अच्छा। और चित्तनाशा क्या होता है, उनका ब्रेन का थोड़ा फंक्शंस है ना, वो चलने, बोलने, देखने, सुनने, इसके अलावा जो हायर फंक्शंस ब्रेन के होते हैं
वो भी थोड़ा धीरे धीरे कम होते हैं। उसका नंबर 1 सिम्टम है याददाश्त कम होना। कैसे कम होता है? और रीसेंट मेमोरी, जो आज सुबह क्या होगा, क्या हुआ है, कल क्या हुआ था, इस तरह की मेमोरी थोड़ा कम होते हो जाते हैं। और बार बार एक ही क्वेश्चन को, एक ही शब्द को बार बार बोलते रहते हैं। पुराना मेमोरी याद रहता है बट रीसेंट मेमोरी थोड़ा कम होता है डिमेंशिया में। और जाने लोगों का नाम भी वो भूल जाते हैं और रास्ते भूल जाते हैं। ओके, पहचाने में थोड़ा भूल जाते हैं, अपने काम करने में थोड़ा दिक्कत हो जाते हैं, मनी हैंडल करने में, फ़ोन नंबर्स याद रखने में, तारीख और वो सब याद रखने में थोड़ा दिक्कत हो जाते हैं। सो इसका कॉन्स्टलेशन, एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को डिमेंशिया बोलते हैं। इसका कारण बहुत सारे हैं। एक तो अल्जाइमर्स डिजीज़ हो सकता है। अल्जाइमर्स डिजीज़ में ब्रेन का मेमोरी पार्ट थोड़ा श्रिंक हो जाता है, सो उसमें मेमोरी प्रॉब्लम आ जाता है। और दूसरा, ब्रेन के डीप पार्ट में छोटे छोटे स्ट्रोक्स होकर वो मेमोरी को थोड़ा कम कर देता है। इसको वैस्कुलर डिमेंशिया, नहीं तो वैस्कुलर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट बोलते हैं। तीसरा कारण ए पार्किंसन डिजीज़, नहीं तो डिमेंशिया विद लोई बॉडीज होता है ना। इसके कांपने के अलावा कुछ सालों के बाद इनको मेमोरी भी थोड़ा कम हो जाते हैं और इसके साथ वो इमेजिनेशन भी, हेलुसिनेशंस जाते हैं। बोलते हैं कि ये मेरा घर नहीं है, कुछ लोग स्ट्रेंजर्स, नहीं तो कुछ अनजान लोग घर में हैं। इस तरह की ये सिम्टम्स मेमोरी प्रॉब्लम के अलावा भी आते हैं। इसको पार्किंसन डिजीज़ डिमेंशिया बोलते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ डिमेंशिया है, उसका नाम है फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। प्रेडोमिनेंटली 60-65 ईयर्स के नीचे जो लोग हैं उनको शुरू होता है। उसमें मेमोरी प्रॉब्लम इतना प्रोमिनेंट नहीं रहता है, उनका बिहेवियर और पर्सनालिटी थोड़ा बदल देता है। अनजाने लोगों के पास जाकर बोलते हैं, उनको एक ही शब्द, एक ही फ्रेज़ को बार बार बोलते रहते हैं। किसी भी चीज़ में इनको दिलचस्पी नहीं रहता और थोड़ा अफेक्शन कम हो जाता है। मीठा खाने में बहुत ज़्यादा इनको दिलचस्पी होता है। इस टाइप ऑफ डिमेंशिया को फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया बोलते हैं। इस सारे टाइप्स ऑफ डिमेंशिया में ब्रेन का हायर फंक्शंस थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, इसको डिमेंशिया बोलते हैं। डिमेंशिया कैन क्यूरेबल? अर्ली स्टेज में हम इसको रिकग्नाइज करते हैं, अगर कर तो सकते हैं, हाँ। इसका प्रोग्रेशन तो ज़्यादा होने को थोड़ा स्टॉप कर सकते हैं, मगर फुल्ली क्योर नहीं कर सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ डिमेंशिया है, इसका रिवर्सिबल डिमेंशिया बोलते हैं। उनको टोटली हम रिवर्स करके क्योर कर सकते हैं। सो इसका कारण होता है ब्रेन में थोड़ा ज़्यादा फ्लूइड होना, जो विटामिन डिफिशिएंसी से आने वाला डिमेंशिया, ज़्यादा अल्कोहल पीने से आने वाला डिमेंशिया, और ऑटो इम्यून डिमेंशिया, जो एंटीबॉडी से ब्रेन अफेक्ट हो जाता है ना, उससे आने वाला डिमेंशिया। ये तो 5% 6% से टोटल डिमेंशियाज इस कारण से हो जाते हैं। उसको हम आइडेंटिफाई करें तो इसका पूरा इलाज हम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट्स क्या होता है डॉक्टर? एक तो मेमोरी को इम्प्रूवमेंट, नहीं तो स्टेडी होने वाला ट्रीटमेंट्स। बहुत सारे डिमेंशिया पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। किस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स? इनको थोड़ा डिप्रेशन हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाते हैं, हेलुसिनेशन जैसा इमेजिन कर जाते हैं। आप जिस घर में वो रहते हैं वो उस घर उनका नहीं है समझते हैं, उनके पुराने घर लेकर चलने के लिए वो बोलते हैं। सो एजिटेटेड और इरिटेटेड होते हैं। इस तरह की स्लीप, नींद भी तो बहुत कम हो जाते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं। मेमोरी प्रॉब्लम को हम पूरा ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये जो स्लो डाउन होता है, जो प्रोग्रेशन होता है, ये अल्जाइमर्स में कैसे रुकते हैं? अल्जाइमर्स पहला मेमोरी प्रॉब्लम से शुरू होता है, उसके बाद स्पीच और डिसीजन मेकिंग, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अफेक्ट करता है। उसके बाद चलना, इनको यूरिन और डिफिकेशन को कंट्रोल होना, इवेंचुअली बेड रिडन हो जाते हैं, स्वॉलोइंग भी अफेक्ट हो जाते हैं। और अंत में इनको यूरिनरी इन्फेक्शंस, नहीं तो निमोनिया होकर इनका अंत होते हैं। नॉन अल्जाइमर्स डिमेंशिया में ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। अल्जाइमर्स डिमेंशिया में 8 to 12 years में पीरियड में ये सब होते हैं।
बट नॉन अल्जीमर्स डिमेंशिया जैसा वैस्कुलर डिमेंशिया, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, पार्किंसन डिमेंशिया, लुई बॉडीज में ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। अच्छा, ये डिमेंशिया क्या यंग पीपल में भी हम देखते हैं कि बहुत लोग भूल जाते हैं, वो क्या होता है, डिमेंशिया होता है? यंग पीपल में जो भूलना जैसा होता है वो मेमोरी प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को ये डिमेंशिया से नहीं होता है। हाँ, वो स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से, ड्रग अब्यूज से, अल्कोहल लेने से होता है। बट 5 to 10% और मैक्सिमम 15% डिमेंशियास जो 60 इयर्स के नीचे रहने वाले लोगों को भी ये डिमेंशिया होता है। इसको अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया बोलते हैं। बट वो सिर्फ टोटल डिमेंशियाज में 10% ही होते हैं। একেবারে, অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে যে বিভিন্ন রোগের ধরন আছে, অবশ্যই তার বিভিন্ন সিমটমসও রয়েছে এবং সেই সিমটমসগুলো যদি আপনারা একেবারে বুঝতে পারেন এবং সঠিকভাবে সেগুলি কিওর করতে চান, অবশ্যই আপনাদের চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত, চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত। অবশ্যই আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য থ্যাংক ইউ আপনাকে ডক্টর শ্রীনিবাসন। আজকে আমাদের আলোচনা এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি, রাত দিন 7 দিন।